दोस्तों, पानी, हवा और कोयले का इस्तेमाल करके बिजली उत्पादन करना आम बात है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जमीन का इस्तेमाल करके भी बिजली का उत्पादन हो सकता है? आखिर कैसे? और अगर ऐसा हो सकता है तो हम इस तरीके से बिजली का उत्पादन क्यों नहीं करते? जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आज के समय में धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाले वायरलेस कनेक्टिविटी और टेस्ला टावर के पीछे का इतिहास क्या है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास और विज्ञान की दुनिया से जुड़े ऐसे अद्भुत और रोचक कहानियां आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद विज्ञान और राजनीति के रिश्ते को आपको समझ में आ जाएगा। और आप ये भी जानेंगे कि वैज्ञानिक को अपने आविष्कारों के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे इस दिलचस्प और रोचक कहानी की शुरुआत होती है साल 1888 से। यह साल निकोला टेस्ला के लिए काफी खास था क्योंकि इसी साल उन्होंने कई महत्वपूर्ण आविष्कारों का पेटेंट हासिल किया। 1888 में एक जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच हर्ट्ज ने यह साबित किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं। हर्ट्ज के इस खोज के बाद दुनिया भर में बिना तार के संदेश भेजने की होड़ शुरू हो गई। इस होड़ में टेस्ला के अलावा रेडियो के आविष्कारक गोलेलियो मार्कोनी मुख्य भूमिका में थे। मार्कोनी 1891 से ही इस काम में जुटे हुए थे और 1896 में उन्होंने इसका पेटेंट फाइल कर दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली। वहीं दूसरी तरफ टेस्ला ने 1895 में घोषणा की थी कि वो अपने तरीके से रेडियो संदेश भेजेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, लेबोरेटरी में आग लग गई और उनकी सारी मेहनत जलकर राख हो गई। लेकिन टेस्ला हार नहीं माने। साल 1897 में उन्होंने एक और आविष्कार का पेटेंट फाइल कर दिया जिसका नाम था टेस्ला कॉइल। ये एक प्रकार का ट्रांसफार्मर था जिसमें एक लोहे के आसपास तांबे के तार के 2 कॉइल लगे होते थे। इस कॉइल के जरिए हाई वोल्टेज करंट उत्पादित हो सकता था। इसके परिणाम को देखते हुए टेस्ला ने रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहा। और कमाल की बात है कि 1899 में उन्होंने बिना तार से कनेक्ट किए दूसरी दूरी पर बल्ब जगा दिया। फिर साल 1900 के जनवरी महीने में टेस्ला न्यूयॉर्क आए और उन्होंने अपने एक दोस्त रॉबर्ट अंडरवुड जॉनसन को मना लिया कि वो अपने मैगजीन द सेंचुरी मैगजीन में उनकी एक आर्टिकल पोस्ट करें ताकि उनकी बात लोगों तक पहुंचे और फंडिंग मिले। टेस्ला को अपने परीक्षणों को आगे बढ़ाने और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए फंडिंग की जरूरत थी और फंडिंग के लिए उन्होंने अमेरिका के एक बिजनेसमैन जेपी मॉर्गन से संपर्क किया। मॉर्गन ने टेस्ला को $1.5 लाख की फंडिंग देने का वादा किया। फंडिंग मिलते ही टेस्ला ने न्यूयॉर्क सिटी के पास 200 एकड़ की जमीन खरीदी। टेस्ला की प्लानिंग थी कि उन्हें इस जगह पर 187 फीट का एक टावर बनाना है जिसके ऊपर 68 फीट डायमीटर वाला एक गुंबद बनाया जा सके। सितंबर 1901 में इस टावर का काम शुरू हुआ जिसे वार्डन क्लिफ टावर के नाम से जाना जाता है। टावर का काम शुरू होने के बाद टेस्ला अपने प्रोजेक्ट वर्क की जानकारी को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसी वजह से वो उसे पब्लिक और प्रेस से दूर रख रहे थे। जैसे जैसे प्रोजेक्ट का काम बढ़ा वैसे टेस्ला के पैसों की जरूरत बढ़ गई और वो मॉर्गन को एडिशनल फंड के लिए लेटर लिखते रहे। 1902 के दिसंबर महीने तक ये टावर 187 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा। टावर बनने के बाद एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ला को और पैसे की जरूरत थी। वो मॉर्गन को पत्र लिखते रहे लेकिन मॉर्गन के सेक्रेटरी का एक जवाब आता था, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू एनीथिंग इन द मैटर। पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने सेविंग्स और रॉयल्टी पेमेंट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं था जिससे वो अपने परीक्षणों को आगे ले जा पाते। टेस्ला की फ्यूचर प्लानिंग थी कि उन्हें वार्डन क्लिफ सिटी नाम के एक शहर का निर्माण करना है जहां 30 से ज्यादा वार्डन क्लिफ टावर लगे होंगे और इस शहर में रहने वाले सभी लोग वायरलेस तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। निकोला टेस्ला का मानना था कि जमीन के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी का भंडार है। अगर हम नियंत्रित ढंग से किसी खास फ्रीक्वेंसी के साथ बिजली की कुछ मात्रा पृथ्वी के अंदर डाल दें तो पृथ्वी की किसी भी जगह से पृथ्वी के अंदर से बिजली निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत होगी जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर सके। टेस्ला की चाहत थी कि वो टेक्स्ट मैसेजेस और इमेजेस को न्यूयॉर्क से इंग्लैंड भेज पाएं, वो भी वायरलेस तरीके से। आज के समय में बड़ी आम बात है लेकिन आज से 125 साल पहले इस बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है। टेस्ला ने अपने टावर के इस प्रोजेक्ट से कई सपने संजोए हुए थे और यही वजह है कि उन्होंने अपने परीक्षण और शोध का काफी समय इसको दिया। साल 1901 से लेकर 1905 तक टेस्ला अपने इस टावर के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें सफलता नहीं मिली। टेस्ला की असफलताओं को देखते हुए जेपी मॉर्गन ने इनकी फंडिंग रोक दी, लेकिन अपने प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए उन्हें और पैसे की जरूरत थी और ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ने लगा। प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी मजदूरों ने टेस्ला का काम छोड़ दिया और वंडर क्लिफ टावर प्रोजेक्ट के चीफ मैनेजर दूसरी नौकरी ढूंढने लगे। हालत ऐसी हो गई कि उन्हें मजबूरन अपने प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ मार्कोनी ने ब्रिटेन में अपना बिजनेस शुरू किया। मार्कोनी के बिजनेस ने ऐसी तरक्की की और टेस्ला को फंडिंग देने वाले जेपी मॉर्गन ने टेस्ला की फंडिंग रोककर मार्कोनी की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। मार्कोनी के अलावा
कई ब्रिटिश इन्वेस्टर्स और एडिसन ने भी मार्कोनी की कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। इसके साथ ही साल 1904 में मार्कोनी को रेडियो का पेटेंट दे दिया गया और इस घटना से टेस्ला को झटका लगना स्वाभाविक था। पेटेंट ऑफिस का ये डिसीजन किससे प्रभावित था ये तो नहीं पता था, लेकिन इस समय पर मार्कोनी टेस्ला की तुलना में ज्यादा सफल थे। लगातार असफलताओं से जूझने वाले निकोला टेस्ला को अपनी संपत्ति की नीलामी करवानी पड़ी और इस नीलामी के बाद वार्डनक्लिफ टावर से जुड़ा उनका प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 1911 तक वार्डनक्लिफ टावर के इस इलाके का संरचनात्मक ढांचा खराब होने लगा और टेस्ला की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। 1915 की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला पर करीब $20,000 का कर्ज था और मजबूरन इन्हें अपने टावर वाली जमीन बेचनी पड़ी। उस जगह के नए मालिक ने इस टावर की अहमियत नहीं समझी और पूरी तरीके से नष्ट करने का फैसला किया। साल 1917 में एक प्राइवेट कंपनी ने डायनामाइट के जरिए टेस्ला के टावर के साथ साथ उनके सपनों को भी विस्फोट करके खत्म कर दिया। उसी समय पहले विश्व युद्ध का समय चल रहा था। युद्ध खत्म होने तक न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के जरिए खबर फैल गई कि इस टावर को गिराने के पीछे अमेरिकी सरकार का हाथ था। अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे निकोला टेस्ला को एक और बड़ा झटका लगा। साल 1909 में जब नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई तब वायरलेस टेलीग्राफी की इन्वेंशन के लिए मार्कोनी को नोबेल प्राइज दिया गया, जिससे टेस्ला का नाराज होना स्वाभाविक था। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा से खफा टेस्ला ने मार्कोनी की कंपनी पर केस कर दिया, लेकिन निकोला टेस्ला के पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं थे कि वो एक कंपनी के खिलाफ मजबूत केस लड़ सकें और परिणाम स्वरूप केस की तारीख आगे बढ़ती रही। अंततः 1943 में इस केस का फैसला आया और ये फैसला टेस्ला के पक्ष में था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला देते हुए रेडियो का पेटेंट दोबारा टेस्ला के नाम किया, लेकिन दुख की बात यह है कि उससे पहले ही टेस्ला इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने निकोला टेस्ला के एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की कहानी के बारे में जाना जिसकी वजह से वो आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बिल्कुल टूट गए थे। एक वैज्ञानिक जब अपने आविष्कारों और परीक्षणों में सफल होता है तब सबको पता होता है और पूरी दुनिया से शाबाशी मिलती है, लेकिन अपने परीक्षणों में असफल हो चुके वैज्ञानिक की सारी मेहनत बस उस तक रह जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। इतिहास से जुड़ी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इट्स हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।